मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। अभी हम अरस्तू के विचारों को पढ़ रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अरस्तू क्या कहना चाहता है। अभी शिक्षा, न्याय, संविधानों का वर्गीकरण और उसके दास्ता संबंधी जो सिद्धांत है, विचार हैं, उनको अभी तक हमने पढ़ा है। आज हम अरस्तू के राज्य के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अरस्तू राज्य के बारे में क्या कहता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत है तथा राज्य का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई है। अरस्तू अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है और वह एक स्वाभाविक संस्था है। उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, वह संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च हैं। इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि वह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में जानता है। उसका मानना है कि राज्य व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति का परिणाम है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति तो करता है, निर्माण तो करता है, लेकिन राज्य का जो खुद का उद्देश्य है, उसका अस्तित्व है, जिसके ऊपर वह टिके रहना चाहता है, वह है उसके जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके सद जीवन की प्राप्ति। अर्थात उनके जीवन में किस प्रकार से सभी बातों को पूर्ति की जा सकती है, उनका कैसे कार्य किया जा सकता है, उसके आधार पर राज्य का अस्तित्व टिका रहता है। वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृति जन्य है। राज्य में वह गुण विद्यमान है जो इसका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम के व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण समुदाय है, उसी अर्थ में राज्य की भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं पूर्ण तत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अरस्तू का मत है कि केवल जीवन मात्र की आवश्यकताओं के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। यदि परिवार आत्मनिर्भर संबंधी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते तो ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाते। इसी प्रकार यदि परिवार एवं ग्राम ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते। किंतु राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके। अतः राज्य व्यक्ति के एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण ही राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू ये कहना चाहता है कि मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति एक समुदाय, परिवार, एक गांव नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है ताकि वह व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तू ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं और उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा होती है। इसलिए कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं और ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने, उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक और नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। अतः ग्रामों से मिलकर नगर राज्य का जन्म होता है। अरस्तू के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं तो वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, वह समाज राज्य बन जाता है। इस प्रकार से राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तू का कहना है कि बहुत सारे परिवार, कुल, ग्राम, समुदाय ये सब मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं और जिसका उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। राज्य के विकास का स्वरूप अरस्तू कहता है कि राज्य एक सावयवी जीवधारी के समान है। जिस प्रकार से एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होता है।
अरस्तु मानव शरीर के उदाहरण से हमें इसे समझाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि जैसे मानव के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, पैर, सब वे अपना अपना कार्य करते हैं, और अगर कोई अपना कार्य करना बंद कर दे तो मानव शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो कहता है कि जो बात शरीर के बारे में कही गई है वही राज्य के बारे में भी कहा जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी स्वाभाविक ढंग से विकास होता है। शरीर सभी अंगों से मिलकर के बना है और राज्य भी ऐसे ही कुछ अंगों से मिलकर के बना है, जैसे व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि। इस प्रकार से वह शरीर से, मनुष्य के शरीर से राज्य की तुलना करता है। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति का संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप दिखाई पड़ता है। अरस्तु के जो राज्य है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। राज्य अरस्तु की दृष्टि में एक स्वाभाविक संस्था है। उसके अनुसार राज्य मानव के भावात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है वह उसकी पूर्ण शुद्धि राज्य में ही की जा सकती है। अरस्तु का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। अरस्तु की दृष्टि में राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इस दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि राज्य का जन्म पहले हुआ ऐतिहासिक दृष्टि से, वरन वह ये कहना चाहता है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है। अरस्तु का स्वयं का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है। उसका दृष्टिकोण कि प्रथम राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण होता है और इन सभी संस्थाओं का कार्य जो है वो धार्मिक, जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी। राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। अरस्तु की दृष्टि में राज्य का स्वरूप जैविक है और वह हमें मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से तुलना करते हुए हमें समझाने का प्रयास भी करता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से की है और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। राज्य के किसी भी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ सकता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शरीर, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु की दृष्टि में यह एक राजनीतिक संगठन है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। राज्य विविधता में एकता लिए हुए संगठित संगठन है। अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है, बल्कि अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर होता है। इस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुरूप मिश्रण से बनता है। उसी प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के साथ समन्वय लेती है। उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर निर्मित होता है। यहाँ अरस्तु हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि सबका अपना अपना महत्व है। राज्य का एक क्रमिक विकास है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य के अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है, अतः उसका उद्देश्य मानवीय गुणों, सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। संविधान राज्य की पहचान है। संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। शासन और राज्य में अरस्तु स्पष्ट भेद करता है। अरस्तु लिखता है, शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है। वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता होती है। अरस्तु के
अनुसार राज्य के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और अपने ही उसके कुछ कार्य भी होते हैं। राज्य का अस्तित्व सद्जीवन की प्राप्ति के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। इसलिए उसके अपने कुछ कार्य हैं जिन कार्यों की पूर्ति राज्य के द्वारा समय समय पर की जाती है। उसका यह दृष्टिकोण लॉक और स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादियों के नकारात्मक और विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से पूर्णतः बिल्कुल अलग है। वह मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहता है। अरस्तु राज्य के कुछ विशेष कार्य बताता है, जैसे अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व हैं, अतः इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाहरी साधन अपर्याय हैं। अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का अपना एक कार्य बताया है। शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तु ने राज्य का यह कार्य भी माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करेगा। राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक है। अरस्तु ने यह घोषणा की है कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहना चाहिए।